हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। इधर विप्लव हिमांशी के बिस्तर पर आलथी पालथी मार कर बैठा उसे देख रहा था, जिसे देखते हुए हिमांशी अपनी आंखें चढ़ाकर बोली, क्या हुआ? कब से देख रहे हो? बस घूरे जा रहे हो? जिसे सुनकर विप्लव अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए हिमांशी से बोला, विकल्प ब्रो ने ऐसा क्यों कहा कि अमृत ब्रो का ऑफिस हांटेड ऑफिस से भी ज़्यादा डेंजरस है? विप्लव के सवाल पर हिमांशी 2 मिनट सोचने के बाद अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, तुम्हारे फैमिली मैटर के बारे में मुझे क्या पता? यह सुन विप्लव हिमांशी को घूरते हुए, ऐसे तो तुम्हें पूरी दुनिया की खबर होती है, तो तुम्हें मेरी फैमिली मैटर के बारे में कैसे नहीं पता? जिस पर हिमांशी छोटा सा मुंह बनाकर, अब मैंने ठेका लेकर रखा है क्या? विप्लव हिमांशी की बात सुन बिस्तर से उतरकर अपने कदम हिमांशी की तरफ बढ़ाने लगा, जिसे देखकर हिमांशी अपने कदम पीछे लेते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम? विप्लव हिमांशी के पास आकर उसे 2 मिनट देखने के बाद उसके सर को देखने लगा, जिसे देखकर हिमांशी अजीब नज़रों से विप्लव को देखते हुए, तुम कर क्या रहे हो? जिस पर विप्लव अपना हाथ आगे बढ़ाकर हिमांशी के सर से एक सफ़ेद बाल तोड़कर उसके हाथ में रखते हुए बोला, तुम तो मुझसे पहले बुढ़ी हो गई। हिमांशी विप्लव की बात सुन अपने सर को सहलाते हुए विप्लव को देखते हुए, मज़ा आ रहा है तुम्हें मेरे बाल तोड़कर? हिमांशी की बात सुन विप्लव अपना सर नहीं में हिलाते हुए, ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं जाने से पहले अपने बालों में कलर करवा लो, अदरवाइज तब मुझे कहेंगे कि मैं एक बुड्ढी को डेट कर रहा हूँ। जिसे सुनकर हिमांशी विप्लव के सीने पर मुक्का मारते हुए, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ। हिमांशी की बात पर विप्लव अपनी उंगली गिनते हुए, मैं अभी 24 साल का हूँ, मतलब तुम मुझसे पूरे 3 साल बड़ा हो। जिस पर हिमांशी अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ तो क्या तुम नहीं आप कहोगी? समझी, अगर हम दोनों की शादी हो गई तो तुम मुझे आप कहोगी, वरना मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगा। विप्लव ने सीधे धमकी देते हुए कहा, जिसे सुनकर हिमांशी अपने दोनों हाथ बांधकर अपने एक हाथ को गाल पर रख मुस्कुराते हुए विप्लव से बोली, पहले आप मुझसे शादी तो कीजिए, उसके बाद हर मॉर्निंग सिर्फ गुड होगी विप्लव जी। विप्लव हिमांशी की बात सुन शर्माते हुए उसकी तरफ देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, ये बिल्कुल सही है, तुम मुझे आप कहोगे। हिमांशी विप्लव की बात सुन और कुछ कहते उससे पहले वहाँ पर चार्ली दौड़ते हुए चला आया और उसके पीछे ट्रियो भी दौड़ते हुए चला आया। हिमांशी उन दोनों के डॉगी को देखकर मुस्कुराते हुए विप्लव से बोली, ये दोनों इस घर के डॉगी है? जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए ट्रियो की तरफ इशारा करके, ये ज़्यादा समझदार है क्योंकि ये शिवांश का डॉगी है। फिर चार्ली की तरफ इशारा करते हैं, और ये मेरा डॉगी है, जिसे मैंने एक छोटा पिल्ला था तब से पाला था, इसलिए इसके पास मेरी तरह दिमाग है कम, लेकिन मैं इससे सारी बदमाशी करवाता हूँ, जैसे पॉट को गिराना, किसी को परेशान करना, किसी को देखकर भौंकना। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें भी देखकर भौंकेगा। विप्लव की पूरी बात सुन हिमांशी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले, और इनका नाम क्या है? हिमांशी के सवाल पर विप्लव मुस्कुराते हुए चार्ली को गाल पर किस करते हुए बोले, इसका नाम चार्ली है। फिर ट्रियो की तरफ इशारा करते, और इसका नाम ट्रियो है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अच्छा है ना ट्रियो? ये कहते हुए विप्लव ट्रियो के सर के सहला देता है, जिस पर ट्रियो बहुत जोर से भौंकता है। उसके भौंकने की आवाज़ सुन चार्ली घबरा कर उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर विप्लव चार्ली से कहता है, तुम इससे डर रहे हो? तुम पहले इस घर में आए थे ना, और तुम इससे डर रहे हो? जिसे सुनकर चार्ली वहीं फर्श पर पसर जाता है, जिस पर विप्लव उठकर खड़ा हो हिमांशी की तरफ देखते हुए कहता, मेरी मोटी के हस्बैंड यानी कि मेरे मामा जी के बेटे को कुत्ते से एलर्जी है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ आना पसंद नहीं करता। हिमांशी विप्लव के बाद सुन अपना सर हिला देती है, तो विप्लव उस कमरे के शेल्फ के पास जाकर एक किताब निकाल कर ले आता है और हिमांशी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वैसे तो मुझे सिलेबस देकर उल्टी और चक्कर आते हैं, लेकिन कॉमिक्स, नॉवेल्स और स्टोरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलिए ये सब मेरी है और तुम चाहो तो टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर सकते। ये सुनकर हिमांशी उसके हाथ से किताब लेकर पेज को उलटते हुए देखती है तो एक मोर पंख नीचे गिर जाता है। उस मोर पंख को देख हिमांशी बैठकर उसे उठाकर विप्लव को दिखाती, आप भी वही खुशकिस्मती में रहते हो क्या कि मोर पंखों किताब में रखने से 1 से 2 हो जाते हैं? विप्लव हिमांशी के बाद में छोटा सा, ऐसी गलती सब करते हैं, मुझे क्या पता, ये सिर्फ हम जैसे समझदार लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। यह सुनकर हिमांशी मुस्कुराते हुए विप्लव की तरफ देखकर बोली, एक बात बोलूं, आप सच में बहुत इनोसेंट और प्यारे हो। हिमांशी की तारीफ को सुनकर विप्लव मुस्कुराते हुए, मुझे पता है, इसलिए तुम मुझे इस तरीके से अपनी बातों में फंसा कर बेवकूफ़ नहीं बन सकते। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सर नहीं में हिला बुक के अंदर फिर से मोरपंख कर रखकर उसे सेल्फ में रखते हुए, आज आपके घर में ये तेज आवाज़ और बहस सुनी तो डर गई। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर झगड़ा नहीं होता मानसी, यहाँ सिर्फ छोटी सी बहस होती है, और
सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और आंसू तो बिल्कुल बहाने की ज़रूरत नहीं है, वरना पता चले किसी दिन हमारा सारंग बेला सुनामी में डूब चुका है। विप्लव के मजाक उड़ाने पर हिमांशी सर घुमाकर उसकी तरफ देख थोड़ी नाराज़गी से बोली, मैं इतना भी नहीं रोती। हिमांशी की छोटी छोटी नाराज़गी से भरी आंखों को देख विप्लव उसे टकटकी लगाकर देखने लगा और हिमांशी उसे देखने, और कब विप्लव के कदम हिमांशी की तरफ बढ़ गए उसे पता ही नहीं चला। विप्लव हिमांशी के पास आकर उसके गाल पर हाथ रख धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जब चार्ली बहुत जोर से भौंकता है, चार्ली के भौंकने पर विप्लव अपने सेंस में हिमांशी की तरफ देखने के बाद जल्दी से पीछे होते, मुझे रिया से मिलने जाना था, तुम आराम कर लो, बाय। इतना कहकर विप्लव दौड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। हिमांशी जाते हुए विप्लव को देखने के बाद एक गहरी सांस भर अपने ख्यालों को झटका कर आकर बिस्तर पर बैठ जाता। इधर शिवांश महक के सीने से लगे रोए जा रहा था, जिसे देखते हुए अव्यक्त और समृद्धि भी रो रहे थे और उन्हें माही चुप करवा रही थी। वैदिक रोते हुए शिवांश की तरफ देखकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी शिव, मुझे पता नहीं था मॉम तुम्हें ऐसे सुनाएगी, वो बहुत बुरी है। जिसे सुनकर शिवांश महक से दूर होकर अपने आंसू साफ करते हुए वैदिक से बोला, नहीं वैदिक, मॉम को ऐसे नहीं कहते, पाप लगता है, और उन्होंने सही कहा, मैं अनाथ ही हूँ तो हूँ। महक शिवांश की बात सुन उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते उसे डांटते, तुम अनाथ नहीं हो, हम सब है ना, हम तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम इस तरीके से खुद को कैसे कह सकते हो। महक की बात पर शिवांश आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे नहीं चाहिए मम्मा ये जायदाद, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों लूँगा ये सब। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, जिसके जवाब में रविंद्रनाथ जी अंदर आते हुए बोले, क्योंकि मेरी बीवी अब बुढ़ी हो रही है, इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। रविंद्रनाथ जी की बात पर शिवांश सर घुमाकर उनकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती दादाजी। जिसे सुनकर रविंद्रनाथ जी मुस्कुराते हुए शिवांश के पास आकर बोले, हम सिर्फ 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद हम वापस असम चले जाएंगे, फिर तुम मज़े करना यार, इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शिवांश रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते बोले, लेकिन वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। जिस पर रविंद्रनाथ जी अपनी आंखें रोल करने लगे, जिसे देखते हुए शिवांश बोला, सेम डैड करते हैं ऐसा। जिसे सुनकर रविंद्रनाथ जी मुस्कुरा दिए और महक की तरफ देखते हुए, बहू इसका चेहरा साफ करो, देखो रोकर पूरा लाल कर लिया अपना चेहरा। महक रविंद्रनाथ जी की बात सुन अपना सिर हिला देती है। जब वैशाली वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर रविंद्रनाथ जी कहते हैं, जरा गुस्से पर कंट्रोल करो अपना, वरना किसी दिन अपने पति को पीट दोगी तुम। रविंद्रनाथ जी की बात सुनकर वैशाली छोटा सा मुंह बनाता, अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है दादा ससुर जी, उन्होंने बात ही ऐसा किया, और आप ही सोचिए उस दिन अगर वर्षा नहीं आती तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होता। वैशाली की बात पर महक कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ वैशाली। उसने ऐसे इसलिए पूछा था क्योंकि नीचे नीलिमा ने क्या कहा था उसे नहीं पता, क्योंकि वो माही के साथ बच्चों को लेकर कमरे में आ गए थे। वहीं महक के सवाल पर वैशाली उसकी तरफ देखते हुए, आप हमसे पूछ रही हो को क्या हुआ, अरे हम बताते हैं क्या हुआ। इतना कहकर वैशाली नीचे जो कुछ हुआ सब कुछ महक को बता दे, और ये भी कि अन्नप्राशन संस्कार के दिन खीर में छिपकली नहीं गिरी थी, बल्कि जानबूझकर गिराई गई थी और उसमें जहर मिलाया गया था। जिसे सुनकर महक के रोंगटे खड़े होकर वो अव्यक्त की तरफ देखने लगी, जो कि शिवांश की गोद में बैठा उसके आंसुओं को साफ कर, जिसे देखते हुए महक अव्यक्त को सिर को सहलाकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ है वो। वैशाली महक के सवाल पर अपने कंधे चढ़ाए, पता नहीं, और चाहे भाड़ में जाए, हमको क्या करना, हम तो बस इतना चाहते हैं कि दोबारा इस घर में ना आए वो। ये कहते हुए वैशाली की नज़र वैदिक पर जाती है, जो कि पूरी तरीके से उदास हो गया था। जिसे देखकर वैशाली वैदिक के पास आकर बोली, हमको पता है कि एक माँ और बाप की जगह कोई और नहीं ले सकती, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वैशाली की बात सुन वैदिक अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे पता है भाभी, उन लोगों ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, तो किसी और से प्यार करें इससे उम्मीद नहीं लगा सकते। जिसे सुनकर महक वैदिक के सर को सहलाते हुए, ऐसे उदास मत हो वैदिक, हम सब है ना, हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वैदिक महक की बात सुनकर उसे गले लग जाता है, तो व्यक्ति उसके टी शर्ट को पकड़कर खींचने लगता है। अमृत का ऑफिस मृत्युंजय की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी और वो बेसमेंट पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने नीलिमा के हाथ पीछे करके बांधे हुए थे और वो घुटनों का बल जमीन पर बैठी हुई थी। जब डेविड नीलिमा के सिर पर पीछे से 2 बार थपथपाते हुए, चाची जी जरा आंखें खोलकर देखिए तो सही कि आप स्वर्ग पहुँचे या फिर अभी भी नरक में हैं। डेविड की बात पर नीलिमा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, नरक तो तुम सब जाओगे। मृत्युंजय नीलिमा माँ की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोली, ओ तो हम मरने के बाद चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा टिकट तो मैं अभी से बुक कर चुका हूँ। जिसे सुनकर नीलिमा एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ मृत्युंजय को देखते हुए, तुम सबको मार सकते हो लेकिन मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर इस बारे में मेरे बेटे को पता चला वो तुम लोगों से सिर्फ नफरत करेगा।
ये सुनकर मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा हो नीलिमा के सामने आकर उसके चारों ओर घूमते हुए व्यंग के साथ बोला, क्या सच में नफरत करेगा वैदिक हमसे? लेकिन क्यों? जिस माँ और बाप ने कभी उसकी बीमारी में, उसकी खुशी में, उसके दुख में उसका साथ नहीं दिया, उसे मोटिवेट करने के बजाय हर वक्त डीमोटिवेट करते रहे, उस फैमिली के लिए वो हमसे नफरत करेगा? एक बच्चे को बच्चे की तरह ना रखकर उसे प्रेशराइज किया गया, पढ़ाई, सोसाइटी और लोगों के लिए उसके दिमाग में गंदगी जिस माँ ने भरा, उसके लिए वो हमसे नफरत करेगा? क्या बेवकूफ़ी भरी बातें करती हो? जिसे सुनकर नीलिमा थोड़ी घबराहट में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, तुम बस मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अच्छे से पता है। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, बेशक कोई भी औलाद अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करता जब तक उनके पेरेंट्स हदें पार न करते, लेकिन वैदिक को तो पता चल चुका है कि आप और आपके पति कैसे थे, तो वैदिक आप लोगों से नफरत करना तो जाहिर सी बात। अमृत मृत्युंजय की बात को सुनकर बोला, जय, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, ऐसे लोगों को जेल में डालकर वहाँ की आबादी क्यों बढ़ाना? मुफ्त में खाना खाएंगे और दूसरों को परेशान करने के नए आइडिया सोचेंगे, इसलिए इन जैसे लोगों की जगह सिर्फ शमशान में है। ये सुनकर अमृत मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे जय। मृत्युंजय अमृत के पास उससे अपना हाथ छोड़ा, डेविड की तरफ देखते हुए नीलिमा की तरफ इशारा करके बोला, खोलो इसे। डेविड मृत्युंजय की बात पर अपना सर हिला नीलिमा के बंधे हाथ को खोल देता है। फिर भी नीलिमा घुटनों पर बैठे हुई थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर अपने सारंग परिवार को अपनी जिंदगी के पूरे 15 साल दिए और उतने ही षड्यंत्र रचे, मेरी बीवी को नीचा दिखाए। आश्रम वाली जमीन में जो भी गड़बड़ी हुई, इसमें भी आपका हाथ था। ये सुन नीलिमा डर भरी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय आगे बोला, और ये अफवाह फैलाया कि मैं दूसरे से लोन ले रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर को भड़काया मेरे खिलाफ। शीतल और श्रीमती भाटिया को जानबूझकर हमारे घर भेजा ताकि हमारे घर की सिक्योरिटी को बेक करके सारे प्रोजेक्ट एविडेंस को चोरी कर सके। मुझे ड्रग्स दिलवाए, भैरवी परिवार को हमारी एक एक खबर दी, इतने सारे दुश्मन बनाए हमारे लिए। अब तो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड निकली चाची। ये कहते हुए मृत्युंजय के चेहरे के हाव भाव पूरी तरीके से बदल चुके थे, जिसे देखकर नीलिमा का शरीर डर से कांप रहा था। नीलिमा के हाव भाव को देखते हुए मृत्युंजय एक सरकास्म के साथ बोला, आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? नीलिमा मृत्युंजय की बात सुन कुछ नहीं कह पाई, जिसे देखते हुए मृत्युंजय फिर से बोला, चलिए सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हर रहने के लिए सर पर छत नहीं, बेटा कहने के लिए बेटा साथ नहीं, और मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सोच लो, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना या फिर सीधा मरना है। मृत्युंजय के ऑफर को सुन अमृत उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और डेविड मृत्युंजय की बात को सुनते हुए हल्का सा मुस्कुराकर एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोले, लेकर जाओ। डेविड के बाद अमृत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? जिसे सुनकर डेविड अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, ज़्यादा स्पेशल नहीं, लेकिन तुम्हें दिख जाएगा, डरना बंद करो यार। ये सुनकर अमृत घबराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। जब एक बॉडीगार्ड वहाँ पर एक टिफ़िन लेकर आ जाता है और उसे नीलिमा के सामने रख देता है, उस टिफ़िन को देखकर मृत्युंजय के होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आ जाती है और वो अपने पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकाल उस टिफ़िन के ढक्कन को खोल उसमें रखे खीर में उस शीशी के लिक्विड को डालकर नीलिमा के आगे बढ़ाकर बोला, लिमिटेड ऑफर है चाची, उम्र कैद की सजा या इस मीठे से जहर को पीकर दुनिया को अलविदा कह दो। बेदी की फिक्र मत करना, मैं उसे तुम्हारी और तुम्हारी सो कॉल्ड हस्बैंड की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। वैसे तुम अपने बेटे के बारे में सोचती हो कब हो? तुम्हें तो बस खुद की अयाशी से मतलब है। जिसे सुनकर नीलिमा उस खीर को एकटक घूरते हुए बिना मृत्युंजय की तरफ देखे, तुम जानबूझकर मुझसे ये करवा रहे हो ना? जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर बिल्कुल नहीं में हिलाकर अपना फ़ोन उसके सामने रखते हुए, अगर ये नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझ पर वार करे तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे बेटे या मेरी फैमिली को कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करे, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। मृत्युंजय की बात पर नीलिमा कांपते हाथों से उसे टिफिन को उठा लेती है, जिसे देखकर मृत्युंजय की मुस्कान गहरी हो जाती। उसकी आंखों बिल्कुल शैतान की तरह चमक रहे थे और अमृत सब कुछ बस चुपचाप खड़ा देख रहा था। नीलिमा टिफिन में रखी खीर की तरफ देखते उसे खा जाती है और खाने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, मृत्युंजय, जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो नियत एक बार फिर दोहराएगी और तुम भी इसी तरह मरोगे। मृत्युंजय नीलिमा के बाद अपना सिर हिलाते हुए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कर्म लौट कर वापस आते हैं, लेकिन
मेरे कर्म को भी अच्छे से पता है कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत, इसलिए उसकी फिक्र तुम मत करो कि मैं किस तरह से मौत मरूंगा, और मरूंगा तो शान से मरूंगा, तुम्हारी तरह मरा नहीं जाऊंगा। नीलमा मृत्युंजय की बात सुन सरकास्टिक तरीके से मुस्कुरा देती है। जब उसके मुंह से खून आने लगता है और वो मृत्युंजय को देख मुस्कुराते हुए कहती है, जिस बेटे और परिवार के लिए तुम इतने दुश्मन लेकर घूम रहे हो मृत्युंजय सारंग, एक दिन सबसे दूर हो जाओगे। तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हें कोई पानी के लिए नहीं पूछेगा, तड़प कर मरोगे तुम। डेविड नीलमा की बात सुनते हुए गुस्से से उसे घूरने लगा और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, एक गोली मारकर इसका राम नाम सत्य करो, बहुत बोल रही है। डेविड की बात पर मृत्युंजय अपना सर नहीं महिलाता, बिल्कुल नहीं, जो कह रहे हैं सुन रहा हूँ मैं, और सुना है दर्द में जूझ रही औरत की बात भगवान बहुत जल्दी सुनता है, शायद इसकी बात भी सुन ली। जिस पर नीलमा अपना सिर हिलाते हुए बोले, आंखों में आंसू होंगे मृत्युंजय सारंग, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। ये कहते हुए नीलमा उल्टी करने लगी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय डेविड की तरफ देखकर बोला, पंडित को बुलाओ और शमशान में लकड़ी की व्यवस्था करो, आखिर परिवार का हिस्सा है हमारे, इस तरीके से लवारिस की तरह सड़क पर तो नहीं फेंक सकता ना। इतना कहकर मृत्युंजय नीलमा के सामने पंजों के बल बैठकर नीलमा को देखते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तुमने एक नहीं 3 बच्चे को मारने की कोशिश की, इसलिए देखो कैसी मौत मर रही हो तुम। भगवान मुझे चाहे जैसी मौत दे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी तरह किसी का गुनहगार बनकर नहीं मरूंगा। मृत्युंजय की बातों को सुनते हुए नीलमा वहीं फर्श पर लेट जाती है और उसकी आंखों धीरे धीरे बंद हो जाती है। जिसे एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय खड़ा होकर डेविड की तरफ देखते हुए बोला, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। डेविड मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। मृत्युंजय डेविड की बात पर आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या बताना था। जिस पर डेविड एक गहरी सांस भर कर बोला, मेरे बरसाले ने कॉल किया था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।